तो आज हम जापान की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाली किताबों से है, यानी एकदम सटीक। हाँ, मतलब टू द पॉइंट। बिल्कुल। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तथ्य रटना नहीं, बल्कि ये समझना है कि जापान जो विरोधाभासों का देश लगता है वो असल में है कैसा। सही बात है। और ये विरोधाभास तो शुरू से ही दिखता है। हम सब जापान को ऊंची इमारतों और टेक्नोलॉजी वाला देश मानते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर इन सोर्सेस से एक हैरान करने वाली बात निकली कि इसका लगभग 73% हिस्सा असल में पहाड़ी है और देश करीब 6800 द्वीपों से बना है। और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। ये दिखाता है कि कैसे भूगोल किसी देश के चरित्र को बनाता है। आज हम यही देखेंगे कि जापान के पहाड़, भूकंप और समुद्र ने कैसे उसकी संस्कृति और तकनीक को बदला है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। 4 मुख्य द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। हाँ, होन्शु सबसे बड़ा है। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जापान वो रिंग ऑफ फायर में है। अच्छा, उसका मतलब प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट की वजह से यहाँ भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा है। तो इसी चुनौती ने जापान को दुनिया में भूकंप रोधी तकनीक में सबसे आगे कर दिया होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये उनकी मानसिकता का हिस्सा बन गया कि जमीन कभी भी हिल सकती है। ये तो हुई भूगोल की बात, पर देश के अंदर सत्ता का संतुलन कैसा है? मैंने पढ़ा है कि सम्राट नारुहितो हैं, तो क्या असली पावर उनके पास है? नहीं, ये एक संवैधानिक राजतंत्र है। मतलब सम्राट देश की एकता का एक प्रतीक है, एक सम्मान का पद। और असली काम? असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी चुनी हुई सरकार के पास होती है, और उनकी संसद को डाइट कहते हैं। अच्छा, तो अब इतिहास की बात करते हैं। 2 मोड़ बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं। एक, प्राचीन जापान, समुराई योद्धाओं का दौर। और दूसरा 1868 की मेजी पुनर्स्थापना। हाँ, ये मेजी पुनर्स्थापना क्या थी जिसने सब कुछ बदल दिया? देखिए, ये एक तरह से जापान के आधुनिकीकरण की नींव थी। उस दौर में पश्चिमी देश दुनिया पर कब्जा कर रहे थे। तो जापान को लगा कि अगर वो नहीं बदले तो वो भी गुलाम बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया। लेकिन इसी रास्ते पर चलते हुए वो द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंच गए। हाँ, वो एक स्याह पहलू था। और युद्ध का अंत जापान के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा मोड़ बना। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी घटना ने जापान की विदेश और रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका पूरा ध्यान वो सिर्फ आर्थिक और तकनीकी विकास पर केंद्रित हो गया। और उसी फोकस का नतीजा आज हम देखते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जी, मुद्रा येन और टोयोटा, सोनी जैसी कंपनियां सब यहीं की हैं। और रोबोटिक्स और शिंकानसेन मतलब बुलेट ट्रेन, वो तो है ही। सही बात है। और ये तकनीकी सफलता समाज से भी जुड़ी है। जापान की साक्षरता दर लगभग 100% है। और वहां जीवन प्रत्याशा भी बहुत ज्यादा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। और सबसे खास बात यह है कि इस आधुनिकता के साथ साथ उनकी पारंपरिक संस्कृति, जैसे किमोनो पोशाक या सूमो कुश्ती, वो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। तो इस आधुनिक और पारंपरिक जापान का भारत से क्या रिश्ता है? स्रोत बताते हैं कि संबंध काफी गहरे हैं। हाँ, बहुत कह रहे हैं। जापान भारत में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में मदद कर रहा है, जैसे मेट्रो और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देश क्वाड के सदस्य भी हैं। यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का वो सुरक्षा गठबंधन, जी, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए है। ये दिखाता है कि साझेदारी कितनी रणनीतिक है। तो संक्षेप में जापान की कहानी विरोधाभासों की है। प्राचीन समुराई परंपराएं और भविष्य की रोबोटिक्स, और चुनौतियों को अवसरों में बदलने की। भूकंप ने उन्हें बेहतर इंजीनियर बनाया, और युद्ध की तबाही ने उन्हें एक आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रेरणा दी। इन स्रोतों से एक बात तो साफ है, जापान ने इतिहास में खुद को पूरी तरह से बदला है, चाहे वो मेजी पुनर्स्थापना हो या 1945 के बाद का दौर। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, आज की बदलती दुनिया में जहां जलवायु परिवर्तन और घटती आबादी जैसी नई चुनौतियां हैं, जापान का अगला बड़ा परिवर्तन क्या होगा?